नमस्कार दोस्तों। भारत में अनेक वंश और शासकों ने शासन किया, जिसमें कुछ शासक ऐसे थे जो आज भी अपनी कुरीतियों की वजह से जाने जाते हैं और कुछ शासक ऐसे भी हुए हैं जो अपनी महानता की वजह से जाने जाते हैं। 1526 से लेकर 1857 तक एक वंश का शासनकाल था जिसे हम मुगल वंश कहते हैं। मुगल वंश को लेकर लोगों की सोच अलग अलग रहती है। कुछ लोग उन्हें महान शासक मानते हैं जिन्होंने भारत को समृद्ध बनाया और कला, संस्कृति और न्याय को बढ़ावा दिया। वहीं कुछ लोग मुगलों को क्रूर शासक मानते हैं, जिनका कहना है कि मुगलों ने भारतीय समाज और संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव डाला। जब भारत की धरती पर मुगल वंश का परचम लहरा रहा था तो ये वो दौर था जब तलवारों की चमक, शाही फरमानों की गूंज और अनमोल खजानों की दास्तानें इतिहास के पन्नों पर लिखी जा रही थी। लेकिन ये सिर्फ एक साम्राज्य की कहानी नहीं थी, यह एक वंश की कहानी थी जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए जानते हैं मुगल वंश की पीढ़ियों को, उनके शासनकाल को और उनके इतिहास को आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो का जो भी सोर्स आपको चाहिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बाबर ने 1526 में भारत में मुगल वंश की नींव रखी। बाबर, जिसके पिता तैमूर वंश से संबंध रखते थे और मां चंगेज खान की साम्राज्य से। बाबर का झुकाव हमेशा तैमूर वंश की तरफ अधिक रहा। बाबर ने उस वंश की नीतियों और राज करने के तरीकों को अपनाया। दरअसल ईरान, इराक और तुर्की में तैमूर वंश का साम्राज्य फैला हुआ था। वही चंगेज खान चीन और मध्य एशिया में शासन करने वाला मंगोल शासक था। हालांकि 2 दशकों के वंशज होने के कारण उसके राजकाज में चंगेजों का भी असर दिखा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन्हें मुगल ही क्यों कहा जाता है। इसका संबंध भी बाबर की पिछली पीढ़ियों से जुड़ा रहा है। बाबर का झुकाव भले ही पिता के तैमूर वंश की ओर अधिक रहा हो, लेकिन उसे इतिहास में प्रसिद्धि माँ के खानदान के कारण मिली। बाबर और उसके बाद की पीढ़ियों को नाम माँ के मंगोस वंश से मिला। मुगल शब्द का कनेक्शन पर्शियन भाषा मुंग शब्द से आया। यह पर्शियाई यानी फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मंगोल। बाबर का कनेक्शन मंगोल से रहा, यह नाम इसकी पुष्टि भी करता है। इसलिए बाबर और उसके वंशजों को मुगल कहा जाने लगा। हालांकि इस भाषा को अपनाने मुगलों को खास मेहनत करनी पड़ी। अगर हम बात करें मुगलों ने भारत पर कितने साल तक शासन किया, तो मुगल वंश ने 332 साल तक भारत पर शासन किया। इस लंबे शासन काल को मुगल काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें 6 सबसे बड़े शासक थे। थोड़ा इसे और विस्तार से जानते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया। इनका जन्म अफगानिस्तान के काबुल शहर में हुआ था। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा के बाद सत्ता संभालने वाले कश्मीर में फरगान के आखिरी शासक थे। 26 दिसंबर 1530 को 47 वर्ष की उम्र में बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके बड़े बेटे हुमायूं ने गद्दी संभाली। हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556 तक शासन किया। हुमायूं का शासनकाल काफी उथल पुथल रहा। शेर शाह सूरी से हारने के बाद उन्हें कुछ सालों तक भारत छोड़कर ईरान में शरण लेनी पड़ी थी। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने एक बार फिर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। हुमायूं बड़े दिल के साथ शासन करते थे। उनके शासनकाल में राजपूतों से अच्छे संबंध बने। हुमायूं के पुत्र अकबर के जन्म के बाद कुछ दिनों में ही उनकी अचानक मृत्यु हो गई। हुमायूं के जाने के बाद उनके बेटे अकबर ने गद्दी संभाली। इन्होंने 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया। अकबर को मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। उनका शासनकाल मुगल काल के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। अकबर के समय कला और संस्कृति को भी बढ़ावा मिला। अकबरनामा और बहुत से जरूरी स्मारक इसी दौरान में बने। 1605 में अकबर की एक बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उनके बड़े बेटे जहांगीर ने गद्दी संभाली। जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर भी एक शक्तिशाली मुगल शासक थे। जहांगीर कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे और खुद भी एक प्रखर लेखक और चित्रकार थे। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला, खासकर मिनिएचर पेंटिंग का बहुत विकास हुआ और इनके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का शासन पर गहरा प्रभाव था। वह जहांगीर की मदद से राज कार्य देखा करती थी। जहांगीर के शासनकाल में शांति और सुरक्षा की स्थिति बनी रही और साम्राज्य में समृद्धि फैली। मुगल साम्राज्य का विस्तार भी इसी दौरान ही जारी रहा। साल 1627 में कश्मीर से वापस लौटते समय जहांगीर की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आते हैं शाहजहां, जिन्होंने 1628 से लेकर 1658 तक मुगल सल्तनत की गद्दी संभाली। शाहजहां वही शासक है जिनकी वजह से विश्व के अजूबे में एक अजूबा आता है जिसे हम ताजमहल कहते हैं।
उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अनेक भव्य इमारतें, मकबरे और मस्जिदें बनवाई, जिसमें ताजमहल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। यह प्रेम और वफादारी का प्रतीक बन गया। शाहजहां की अन्य निर्माण जैसे जामा मस्जिद, लाल किला, मोती मस्जिद, शहादरा आदि शामिल हैं। शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब द्वारा 1658 में आगरा किले में कैद कर लिया जाता। 8 साल की कैद के बाद जनवरी 1666 में फिर से बीमार पड़े और उनकी मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां को मारने के लिए औरंगजेब ने उन्हें 2 बार जहर भिजवाया, लेकिन जिन हकीमों से उसने जहर भिजवाया था वे हकीम शाहजहां के इतने वफादार थे कि शाहजहां को जहर देने के बजाय वे खुद जहर पी गए। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक शासन संभाला। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में सबसे लंबा शासन किया। उनके शासनकाल में साम्राज्य ने अपनी चरम सीमा को छुए और दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य भी जीते गए। औरंगजेब एक क्रूर शासक थे। उनकी कट्टरपंथी और रूढ़िवादी नीतियों से विभिन्न समुदायों को नाराज कर दिया। उन्होंने मंदिरों को तुड़वाया, जिसमें उनके शासन के अंतिम वर्षों में विद्रोह बढ़ गए। साथ ही मराठा, सिख और राजपूत समुदायों ने भी मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होते गया और बादशाहों में आपसी लड़ाइयां शुरू हो गई। अंग्रेजों के आगमन के साथ मुगल साम्राज्य का अंत होने लगा। इन सभी अलग अलग मुगल वंश के इतिहासों से हमें पता चलता है कि मुगलों ने भारत पर कितने साल तक शासन किया था। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि इतने बड़े शासनकाल होने के बाद भी मुगलों का पतन कैसे हुआ। इसके पीछे कई कारण थे। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में सूर्य की तरह अपनी तेज किरणों से भारतीय इतिहास को चकाचौंध कर डाला। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा, जिसमें पहला कारण था लैक ऑफ रूल ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। मुगल राजतंत्र में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। राजत्व खून के संबंध को नहीं पहचाना जाता था, बल्कि गद्दी तलवार के बल पर प्राप्त की जाती थी। बाबर ने उत्तराधिकारी के नियम को निर्धारित करने के लिए कोशिश की। उसने अपने बड़े लड़के हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाकर एक नई परंपरा की शुरुआत की थी। शाही परिवार में जो युद्ध होता था उसका प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ता था। दरबार में दलबंदी और समर्थकों को बढ़ावा देकर प्रसन्न रखने की नीति के कारण मुगल साम्राज्य में ईर्ष्या और जलन की भावना बढ़ी। सत्ता के लिए संघर्ष की परंपरा विकसित कर मुगलों ने खुद साम्राज्य की जड़ को काट डालने की कोशिश की। शासकों को गद्दी दिलाने और उतारने में ही मुगलों का सारा ध्यान केंद्रित रहने लगा, जिसका लाभ उठाकर विरोधी शक्तियों ने स्वतंत्रता सत्ता कायम करने में सफलता प्राप्त कर ली। दूसरा जो कारण था वीक सक्सेसर, कमजोर उत्तराधिकारी। 1707 से लेकर 14 तक युद्ध ने साम्राज्य को कमजोर करने में अपना भूमिका निभाया है। कमजोर उत्तराधिकारी की वजह से साम्राज्य और भी अधिक कमजोर हो गया। उत्तर मुगल शासकों में कोई भी विरोधी शक्तियों में एकता स्थापित नहीं कर सका। उनमें से अधिकतर कुलीन वर्गों की कठपुतली बने रहे। मुगलों के विघटन का एक और कारण स्वयं कुलीनों के आपसी संघर्ष चलने लगे और इसके आंतरिक विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। कमजोर शासकों को गद्दी पर बैठने से वे लोग भी गद्दी के बारे में सोचने लगे जो कभी जागीर और सरकारी पदों पर बैठे थे। वे अधिक से अधिक जागीर और उच्च पद पाने के लिए लड़ने लगे। धन के कमी के कारण उन्होंने सेना की भी संख्या कम कर दी, जो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तीसरा जो कारण है इकोनॉमिक डिक्लाइन, आर्थिक गिरावट। लंबे युद्ध और दूसरे शासन शक्ति खर्चे ने राज्य के खजाने पर भारी असर डाला। ताजमहल बनाने के शाहजहां के अभिलाषित विचार ने संसाधनों को खत्म कर दिया था और दक्षिण में औरंगजेब के युद्ध ने भी स्थिति को और खराब कर दिया। राजस्व की मांग बढ़ने के साथ ही फसलों का उत्पाद कम हो गया। उत्तराधिकारियों को चुनने के लिए भी लड़ाइयां लड़ी गई। इन सभी गिरावटों के कारण मुगल साम्राज्य दिवालिया हो गया। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के दौरान आर्थिक पतन अधिक स्पष्ट था और उनकी दिवालियापन 50 वर्षों तक चला। चौथा जो रीजन था वो था विदेशी आक्रमण। जैसे जैसे मुगलों का पतन होता गया, अन्य लोगों ने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने का अवसर नहीं गंवाया। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उसके सैनिकों की संख्या मोहम्मद शाह के सैनिकों से अधिक थी। मुगलों की सेना भी साम्राज्य के पतन से प्रभावित हुई थी, इसलिए वह फारस के राजा नादिर शाह के खिलाफ लड़ाई हार गए, क्योंकि मोहम्मद शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने भी साम्राज्य के संसाधनों पर गहरा असर डाला। मुगल शासनकाल का पतन होने में जो सबसे बड़ा कारण था वे थे अंग्रेज। अंग्रेज मुगल साम्राज्य के अंतिम और सबसे बड़े दुश्मन थे। अंग्रेज 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के बैनर तले व्यापारियों के रूप में भारत आए थे। उन्होंने धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र और कारखाने स्थापित किए और राजनीतिक आर्थिक प्रभाव नियंत्रण हासिल किया। उन्होंने मुगल साम्राज्य की कमजोरी और फूट का फायदा उठाया और इसके आंतरिक मामलों और संघर्षों में हस्तक्षेप की। उन्होंने मुगलों और उनके सहयोगी के साथ कई युद्ध भी लड़े और उन्हें हराया। अंग्रेजों ने मुगल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और उन पर अपने कानून और नीतियां लागू की। अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य को 1857 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अंत में अंग्रेजों ने भारत पर अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित किया, जो 1947 तक चला। औरंगजेब के बाद कई मुगल बादशाह आए, लेकिन कोई भी उस शक्ति को वापस नहीं ला सका। बहादुर शाह, फारूक शियार और आलमगीर द्वितीय जैसे नाम इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन 1857 तक मुगल सल्तनत सिर्फ नाम की रह गई थी।
अंग्रेजों ने आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया और मुगल वंश का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। अगर भारत के इतिहास में मुगलों को देखा जाए तो मुगलों ने भारत के लिए एक जटिल और विरोधाभासक विरासत छोड़ी है, जिन्होंने भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया जिसमें कला, वस्तुकला और संस्कृति महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन उनके शासनकाल में भी भारत के लोगों को गरीबी, असमानता और रिलीजियस भेदभाव का सामना करना पड़ा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मुगलों में भी अच्छाइयाँ और बुराइयां थी। उनकी अच्छाइयों को हम अनदेखा नहीं कर सकते और उनकी बुराइयों को हम छुपा नहीं सकते। आज भी कुछ लोग मुगलों को अच्छा मानते हैं और कुछ लोग अच्छा नहीं मानते। तो ये आपकी व्यक्तिगत सोच पर डिपेंड करती है कि आप मुगलों को किस तरीके से देखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।